हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआई 3.0 का जो आपकी यूथ पब्लिकेशन की बुक थी उसका सॉल्यूशन करा रहे थे। तो इसमें आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका जो फिज़िक्स वाला पोर्शन है। इससे पहले मैंने भूगोल भी कर दिया इसका, ज्योग्राफी वाला, और आपका ईवीएस वाला पूरा पोर्शन हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। आज देखेंगे फिज़िक्स का चैप्टर। ठीक है, तो इसमें फिज़िक्स के क्वेश्चन जो भी हैं आपके 10 चैप्टर्स हैं इसमें, और सारे क्वेश्चन कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें पूरा बीपीएससी का जो अभी हुआ था 17th बीपीएससी 69th बीपीएससी वाला वो दिया गया है, और आपके जो टीचर्स के एग्ज़ाम थे जो भी 1.0 2.0 3.0 उसके सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिएगा चैनल, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी काफ़ी। ठीक है, तो आपको चैनल पे जो आपका बेल आइकन है वो ऑन रखिएगा, उससे आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ होंगे वो आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टार्ट होती जो फिजिक्स है आपकी विज्ञान वाला चैप्टर। तो फिजिक्स में है, पहला क्वेश्चन है, हवा में नमी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हवा में नमी के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी है हाइग्रोमीटर। ठीक है, जो एनीमोमीटर तो वो आपका हवा का वेग निकालता है। तो देखिए एनीमोमीटर आपका हवा और अन्य गैसों का वजन, घनत्व आदि मापने के लिए होता है, और हाइड्रोमीटर क्या होता है, तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। और हवा में नमी मापने के लिए आपको हाइग्रोमीटर या आर्द्रता माप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व क्या है, तो एक ये सदिश राशि है। ठीक है, तो ये राशियाँ काफ़ी पूछता है कि कौन सी सदिश है कौन सी अदिश राशि, एक विमाहीन वाला बहुत चैप्टर आता है इसमें। ठीक है, तो चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या धारा घनत्व कहलाती है। ये एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर वाला। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, वो ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सदिश राशि होती है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों निर्देश होते हैं, और जो योग के नियम, जो निश्चित नियमों के अनुसार जुड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे आपका विस्थापन हो गया, जैसे डिस्प्लेसमेंट, और त्वरण एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र दिया गया, चुंबकीय धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव जो है, चुंबकीय क्षेत्र की एक जो इकाई होती है वो क्या होती है, इकाई टेस्ला होती है, और टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी याद रखिएगा, शायद पूछ दे आगे। नेक्स्ट है यांत्रिकी वाला चैप्टर। तो ज़्यादा कुछ चैप्टर नहीं है इसमें, बहुत ही कम चैप्टर हैं, और एक एक दो क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो भी पूछे गए हैं 2023 के। निम्न में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। तो ये मैंने एनालिसिस में भी कराया है, आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा। तो वहाँ प्लेलिस्ट में क्या है, आपको टीआरई 3 और टीआरई 2 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे पीआरटी हो या जूनियर का, तो हर सेक्शन का, जैसे ज्योग्राफी का अलग मैंने कराया, और साइंस का अलग कराया, हिस्ट्री का अलग है। तो जो क्वेश्चन आए, जैसे साइंस के 16 क्वेश्चन आ रहा है, या जूनियर में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे जो साइंस जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी मैंने दिखाया है एनालिसिस करके पूरा, कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस बुक से आ रहे हैं। तो आप देखिएगा ज़रूर एक बार चैनल विजिट करके। तो इसमें पूछा है सबसे कम घर्षण कौन करेगा, तो आपका रोलिंग होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, तो सबसे कम करेगा। देखिए फिसलन घर्षण बल है जो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि रोलिंग घर्षण उन सभी सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति हो, जैसे साइकिल पर गति होती है। जबकि दो स्थैतिक सतहों पर जब उनके बीच गति होने वाली होती है, तो उनके बीच वाले करने वाले जो घर्षण बल होता है स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, और इसके मध्य संबंध देखिएगा, स्थैतिक घर्षण में ज़्यादा होगा, फिसलन में ज़्यादा होगा, सबसे कम किस्म रोलिंग घर्षण होता है। तो स्पष्ट है रोलिंग घर्षण में उपयोग में सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग कौन सा करता है। तो देखिएगा तीसरा नियम जो होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका 2 वाला होगा, तो वेंचुरीमीटर होता है, ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने पर जो पीछे वाले को धक्का लगना, और नाव के किनारे से कूदने पर नाव को पीछे हट जाना, ये सारे क्या है आपके क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है, और ये न्यूटन का तीसरा नियम है। पहला नियम जो आपका था वो जड़त्व का नियम था, और दूसरा जो था आपका संवेग संरक्षण का नियम है, और तीसरा ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी डायनेमो द्वारा। ठीक है, डायनेमो क्या करता है, आपको यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज करता है, तो इससे आपकी एसी बनती है इससे। ठीक है, एसी करंट को डायनेमो उत्पन्न करता है, और डायनेमो एसी जनरेटर का एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका
डायनेमो किस पद्धति पर कार्य करता है? तो ये देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर। और जब तारों की एक कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वहाँ परिपथ में AC भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए चौक कुंडली बारे में पढ़ लीजिए। तो चौक कुंडली जो होता है विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रतिवर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है और ये पारंपरिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए आपका ट्रांसफार्मर का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ध्वनि या तरंग गति। तो देखिएगा मानव जो कान है उसमें श्रवण प्रयास कितना होता है, तो ये भी मैंने एनालिसिस में पूरा कराया है, कौन से चैप्टर से आया। तो देखिए ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। कहीं पे आपको 20 हर्ट्ज की जगह पे 20 के हर्ट्ज भी लिखा होगा, यहाँ पे के मीन्स होता है 1000, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन, ध्वनि एक प्रकार का तरंग है जो कैसे अनुदैर्घ्य तरंग है। तो प्रकाश आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है जो कि वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। और मानव के कान इनको नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। जैसे डॉल्फिन जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम सुन सकती है। और जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। और मानव कान इन ध्वनि को सुन सकते हैं। तो अर्थात मानव कान की श्रवण की परास कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। और देखिए 20,000 से जो ऊपर होती हैं तो ये ध्वनियाँ जो होती हैं पराध्वनि कहलाती हैं, ये अल्ट्रासोनिक होती हैं और मानव के कान इनको नहीं सुन सकते हैं। जैसे चमगादड़ हो गया, बैट जो होता है वो ऐसे ही निकालता है, और शार्क मछली हो गई, ये सारे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए, इसमें दिया निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय कौन सी नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला है, ये अल्फा किरण है, जैसे एक्स गामा किरणें हैं, जैसे रेडियो तरंगें होती और इंफ्रारेड होगी, ये सारी। तो आपकी जो अल्फा है ये आपकी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, ठीक है। ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी और ये तरंगें विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के मध्य कंपन से उत्पन्न होती हैं। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों में रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें और एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, गामा किरणें, ये सारी आती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। अल्फा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये अल्फा किरणों से उत्पन्न होती है। जैसे आपने नाभिक में जो मंडलिफ ने एक प्रयोग किया था, नाभिक में आपके अल्फा किरणों की बमबारी की थी, ठीक है, तो वो वाला ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ये आपकी अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। तो इनको क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो ध्वनि तरंगें होती है वो अनुदैर्घ्य होती हैं, इनमें माध्यम जरूरी होता है, ठीक है। देखिए प्रकाश एक स्वरूप है, ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंग होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। इसमें आपके लंबवत होते हैं आपके अनुप्रस्थ में, और जो अनुदैर्घ्य तरंग होता है उसमें आपके समानांतर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो देखिए परावैंगनिक किरण जो होती है, विकिरण, इसमें क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर होता है। तो इसी वजह से परावैंगनिक किरण जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो काफ़ी हानिकारक होती हैं और ओजोन परत को ये नष्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आपका उच्च ऊर्जा स्तर इसमें होता है और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया, परावैंगनिक किरणें जो एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर होता है और कम तरंग दैर्घ्य होती है। तो जिसमें कम तरंग दैर्घ्य होती है तो ये आपका उच्च ऊर्जा होगी, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊष्मा एवं तापन में। देखिएगा अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। तो क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबले हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ठीक है। ऊंचाई में ये आपका क्या होता है, तापक्रम, इसका जो टेम्परेचर होगा खत्म घट जाएगा। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि इसकी ऊंचाई बढ़ने पर उबले हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बरसाती दिन में क्या होता है? तो देखिए आपके बरसाती दिन में होता है शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप देता है, ठीक है, दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन इसका, तो लिखा हुआ है शुष्क एवं आर्द्र बल्ब जो होता है तापमापी का उपयोग आमतौर पर प्रशिक्षण प्रयोगशाला और कपड़ा मिल में सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम जो टीके लिखा हुआ इसमें ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है, जब T/3
ये केल्विन दिखा हुआ तापक्रम पर कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या होगी, ठीक है, वर्ग मीटर में क्या होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि E/16 हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिएगा, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T केल्विन पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 केल्विन तापक्रम दिया जाता है तो विकिरण ऊर्जा होती है, विकिरित ऊर्जा वाट प्रति मीटर वर्ग मीटर में E/16 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि। तो देखिए हिमानी जो आप कहते हैं, इसमें क्या होगा कि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं पिघलता, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है और हिमानी क्षय की उत्पत्ति ऐसे स्थानों पर होती है जहाँ हिमपात की मात्रा हिम के क्षम से अधिक होती है और प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिम अधिशेष के रूप में बच जाता है। वर्ष दर वर्ष हिम के एकत्रण से निचली परतों में ऊपर दबाव बढ़ता है और वे सघन हिम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और यही सघन हिमानी अपने भार या दबाव के कारण ढालों पर परिवर्तित होता है, जिसे हिमनद बोलते हैं, ठीक है, इसे हिमनद बोलते हैं। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान जो होता है वो कितना होता है। तो ये TRE आपका फर्स्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका होता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। तो देखिएगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान जो होता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक मापक्रम है जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के हिमांक और 212 फ़ारेनहाइट पर जल के क्वथनांक पर आधारित होता है। इन दोनों तापक्रमों के बीच के क्षेत्र को 180 बराबर भागों में बांटा गया, अर्थात एक भाग जो होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी होता है, वो याद रखिएगा, उससे निकल आएगा अगर आपको पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश वाला, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण आपतित करती है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या होगा, ए जो होता है थीटा ही बनेगा, ए वाला 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है और आपतन के बाद परावर्तित होती है होकर वापस पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, एक 3 रेज है आपकी, इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड किरण है, ठीक है। तो ये क्या होती है, नॉर्मल किरण जो होती है अविलंब के, ये झुकती है इसमें, ठीक है। तो ये थीटा अगर है तो ये भी थीटा ही होता है। तो अगर इसने बोला है कि आपका अविलंब और परावर्तन के बीच का कोण पूछा है तो इसमें 30 डिग्री पूछा गया। तो मैंने एनालिसिस में भी बताया था कि अगर इनके बीच का पूछेगा तो थीटा होगा, लेकिन अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का पूछे तो 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 30 और 30 ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए परावर्तन के नियम का होता है, आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जैसे ये लिखा हुआ थीटा, तो ये आपका 30 है, तो ये भी 30 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो देखिए उच्चतम ऊर्जा किसमें हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी, ये पीले प्रकाश में होती है उच्चतम ऊर्जा, ठीक है। तो किसी तरंग की ऊर्जा को ये देखिए E बराबर hν या Sc/L के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और E बराबर जो होता है, E होता है आपका ऊर्जा, H जो होता है C प्लैंक नियतांक है, V जो न्यू होता है ये ऐसा लिखा जाता है, ये आवृत्ति होती है, और C जो प्रकाश का वेग है और L क्या होती है आपकी तरंग दैर्घ्य। तो देखिएगा उपयुक्त में से दिए गए श्वेत प्रकाश के घटक रंगों में नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और लाल रंग के प्रकाश एवं पीले रंग के प्रकाश की तरंग की तुलना में कम होती है, ठीक है, जो 450 से 420 जो नैनोमीटर होता है तक होती है। स्पष्ट नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उच्चतम ऊर्जा होती है। तो देखिए नीले रंग में सबसे ज़्यादा होती है, इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया, इसमें सी दिया गया इन्होंने, ठीक है। वैसे होना चाहिए ये नीला वाला, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका तरंग दैर्घ्य होगी जिसकी ज़्यादा होगी उसका जो होगा ऊर्जा जो होती है उच्चतम होगी। तो आपकी नीले रंग की आपकी तरंग दैर्घ्य ना वो कम है और इन सबसे दोनों से, तो आपकी जो ऊर्जा होगी इसी की ज़्यादा होगी, नीले रंग की, ठीक है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस को जो फोकस दी गई 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे डुबोने पर क्या होगा, किस तरीके का कार्य करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, ये क्या करेगा, उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा और ये एक जो होता है 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह ही करेगा। तो देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f/10 मानी जाएगी, तो पानी में डुबाने पर f जो होता है ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर से, तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि, देखिएगा क्यों होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है,
जो आपका अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। हालांकि दृश्य जो प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलेगा? तो देखिए कौन सा नहीं बदलेगा, तो आपका ए ऑप्शन नंबर है। तो आवृत्ति कभी नहीं बदलती, फ्रिक्वेंसी, आयाम बदलेगा, वेग बदलेगा। ठीक है, तो ये आपका टीआरई 3.0 में आता है, सॉरी 2.0 में। तो एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है, एक प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल भी कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, फोटो उत्सर्जक और फोटो प्रवाहिक सेल और फोटो वोल्टिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पे होगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पे जब होगी, जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण बनाया जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक बनेगा उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, और देखिए ध्यान रखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, 2 तरीके की इमेज बनती है, वास्तविक उल्टा और आपका ये जो होता है वस्तु से बड़ा है छोटा बन जाएगा। और एक स्थिति लास्ट में आती है, उसमें क्या होता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, क्या राउंड है, जानबूझ चिल्ला रहा है। देख सकते हैं इसका, 2 कैंडला एक समद्विक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लैक्स पैदा करता है, तो वह है क्या? तो 8 पाई ल्यूमेन का करता है। ठीक है, तो देखिए ज्योति फ्लक्स चमकदार प्रकाश तरंगों के रूप में निकाय के प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा है। इसकी इकाई ल्यूमेन एलएम से, जिसे एक कैंडला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण से निहित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात एक ल्यूमेन वह ज्योति फ्लक्स है जो एक कैंडला की ज्योति तीव्रता का समदैशिक बिंदु स्रोत एकांक घन स्रोत कोण में उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आई बराबर दिए गए 2 और फाई निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फाई बराबर 4 पाई आई होता है, तो बस 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 ये हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन होता है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था बीपीएससी टीआरई में। ये जो 4th वाला है ये चैप्टर पेपर है, तो ये टीजीटी पीजीटी वाले हुए हैं। ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलित जो होता है आपका बैगनी रंग होता है, वायलेट, लिखा जाता है विबग्योर। ठीक है, तो नीचे से लिखा जाता है आपका ऐसे, इस टाइप का जो आपकी रेज आती है तो ये ऐसे पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा विचलित जो होती है आपकी बैगनी रंग की होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में बैगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार पारदर्शी आकृति है जो सपाट पॉलिश सतहों के साथ पारदर्शी होता है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने मूल 7 कणों में, जैसे बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित हो जाता है और त्रिभुज के आकार की ओर अपवर्तित होता है। प्रकाश का ये फैलाव उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसे आपका देखिएगा, सबसे अधिक जो आपका प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक आपका जो होता है वो आपका उसका होता है रेड रंग का, तो लाल रंग का इसीलिए आपके सिग्नल बनाए जाते हैं, तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य होती है सबसे कम होती है, और आपकी बैगनी की सबसे ज़्यादा होती है लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ध्यान तब रहे कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिकतम होगा। ठीक है, तो मैंने उल्टा बोल दिया क्या, जो आपका जो तरंगदैर्घ्य होगी इसकी कम होती है बैगनी रंग की, तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, तो इसी वजह से ये आपका दिखाई नहीं पड़ता दूर से। और जो आपका रेड रंग की होती है तो उसकी प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो वो दूर से दिखता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तरंगदैर्घ्य उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसका जो आपका प्रकीर्णन होगा सबसे कम होगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? तो ये आपका काफ़ी परेशान किया था क्वेश्चन इसने, तो ऑप्शन नंबर सी है, ये 2 सेंटीमीटर, काफ़ी लोगों ने ये 25 सेंटीमीटर लगाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सामान्य नेत्र लेंस की जो होती है, नेत्र की नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इसी छवि से के रेटिना पर बनने के लिए फोकल जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिज्म के गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, अभी बताया था, बैगनी रंग होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है। तो देखिए बैगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म गुजरने पर
सर्वाधिक आपतित रिफ्लेक्ट होता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए बैगनी रंग की प्रकाश तरंगें सबसे कम होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये क्या होता है? प्रकीर्णित होता है। की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। अब बैगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकालने पर और भी अधिक मोड़ने का कारण बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इनके संचरण दिशा मार्ग में विचलन उत्पन्न होता है, वरना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिएगा, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए वाला। तो ये होते हैं आपके न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, तो ये आपका दिए गया, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले जो कण है न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है, यह पूरी तरह से मुख्य कण नहीं होता है, बल्कि ये अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, दृष्टकारी के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, ठीक है। तो आपका जो मोबाइल की जो चार्जर होता है वो भी आपका रेक्टिफायर होता है। डायोड को दृष्टकारी के रूप में लाया जाता है और डायोड का निर्माण अर्धचालकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। एमीटर में जो होती है धारा को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसका यही है, विद्युत धारा के प्रभाव में संबंधित ओम के नियम में इसके सत्यापन के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो होती है उसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, या वी बराबर आई आर भी बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत विभव को नापने के लिए आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी है, तो उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ये डी। तो इसमें क्या होता है, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी डी वाला। तो क्या होता है, विद्युत विभव को वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर द्वारा नापा जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अंत में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य में आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जैसे विद्युत विभव पूछा गया तो वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर होता है, ऐसे ही धारा का पूछा गया था अभी TRE 3 में, तो उसमें क्या होता है, एमीटर होता है, ठीक है, और आपका एक और होता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं इसकी, ध्यान रखिएगा। और इसका SI मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है चुंबक चैप्टर है। तो देखिएगा, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? तो ये आपका एक होता है क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप में क्या होता है, एक लौह चुंबकीय होता है वो अनुचुंबकीय हो जाता है, उसमें लौह तत्व के गुण सारे खत्म हो जाता है। और क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों में तेजी से बदलाव करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण होती है? तो आपकी ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, गुरुत्वीय, जो ग्रेविटेशनल होती है तो ये सबसे क्षीण होती है। देखिएगा, गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है, या आकर्षित करती है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए मुख्यतः जो असमानता उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये नरम लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है। तो देखिएगा, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए समानता उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है नरम लोहा होता है, और कुंडली के अंदर का नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जब आपका देखिएगा कुंडली में करंट प्रवाहित होता है तो ये स्वयं चुंबक बन जाता है, और इसके अलावा जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है तो ये अपना चुंबकत्व खो जाता है, और ये एक अस्थायी चुंबक बनाता है। इस प्रकार बिजली के माध्यम से प्रेरित चुंबकत्व को चालू और बंद बटन को स्विच करने को नियंत्रित किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये है, अब यदि जे जूल है और सी कूलाम है तो ए एम्पियर है, तो जो विभवांतर की SI इकाई क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ये हो जाएगा मोर देन एबव होता, ठीक है। तो देखिएगा, दो इसके मात्रक निकलेंगे। विभवांतर जो है SI यूनिट तो आपको पता है वोल्ट होती है, तो जो इसका वोल्ट द्वारा व्यक्त किया जाता है, और दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता में अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। तो इसका अगर अगर वोल्ट मानेंगे तो इसका V इक्वल टू लैम्डा अपॉन सी होता है, तो V इक्वल टू लैम्डा इनवर्स सी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अलग अलग द्रव्यमानों की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा, किसी भी क्षण में एक वेग होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका समान त्वरण होता है। अब देखिए, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है तो उसे उस वस्तु का
भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण अपरिवर्तित रहता है या परिवर्तनीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। देखिएगा, रेडियो एक्टिव जो रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्न में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये देखिएगा डी बी वाला है। तो ये अल्फा कण जो होते हैं आपके धनात्मक कण होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ये लिखा हुआ है रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित अल्फा कण किरण धनात्मक रूप से अवशेषित होते हैं और अल्फा किरणों में अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है और इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो ये आपका मंदक के रूप में होते हैं, तो मॉडरेटर बोलते हैं इसे। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहां न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर का रूप में कार्य करता है। यदि यूरेनियम 238 को तुलना में विखंडनीय जो यूरेनियम 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना हो तो आपका विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन को ड्यूटेरियम से बना होता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप जिसे 2H या D द्वारा दर्शाते हैं। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। तो इसमें क्या होगा, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है तो क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। देखिए, खगोलिकी गुरुत्वाकर्षण है लास्ट। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ये देखिएगा सी स्थिर रहती है। ठीक है, देखिए ऊर्जा संरक्षण के अनुसार जो होता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट की जा सकती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी ऊर्जा होती है स्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विरामावस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा अधिक होती है और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। लेकिन जब उस जमीन से टकराने वाली होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थिति ऊर्जा आपकी जो शून्य जाती है। इस प्रक्रिया को दौरान जो होती है कुल ऊर्जा होती है आपकी संरक्षित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भू स्थिर उपग्रह जो होता है वो घूमता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। ठीक है, ये तैयारी में आया हुआ है कुछ। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम ग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है उससे ऐसे उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो ये मैंने तैयारी में भी बताया था एनालिसिस करके ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। ठीक है, आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा। आपको पेपर से पहले आपको बहुत फ़ायदा होने वाला, आपके 10-5 क्वेश्चन बढ़ ही जाएंगे नंबर। ठीक है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। देखिए 41 नंबर है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो ये विविध वाला है। ठीक है, मिसलेनियस सेंस में। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी उसकी लंबाई के। ये भी मैंने कराया है एनालिसिस में। ठीक है, ये TRE 2 का है और इसमें NCERT जो साइंस के क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आते हैं वो मैंने पूरे कराए हैं एनालिसिस। तो एक बार जरूर देखिएगा आप। ठीक है, तो ये इसका लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, समानुपाती। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ से होकर धारा में प्रभाव में उत्पन्न होने वाली बाधा की माप होती है। और किसी चालक का प्रतिरोध होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए ये R होता है, इसके अनुक्रमानुपाती है अनुक्रमानुपाती, और जो A होता है ये आपका क्षेत्रफल होता है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये R है ये आपका प्रतिरोध है और ये रो होता है इसे, तो ये विशेष प्रतिरोध होता है। L जो होता है आपका पदार्थ की लंबाई है, A आपका पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखिए सूत्र स्पष्ट है, चालक का प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि प्रतिरोध चालक के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो उसमें घनत्व भी दिया गया है। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूमर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलों निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बर्नौली सिद्धांत पर काम करती हैं। ठीक है, विंडो घरेलू क्लीनर परफ्यूमर स्प्रे प्रकार का कर्णिक उपकरण है और जो स्प्रे के गठन के तरल प्रभाव की सुविधा प्रदान करता है। ये उपकरण बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है और इस सिद्धांत के अनुसार किसी बहने वाली द्रव की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी दबाव ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है और जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार की स्थिति में क्या धकेल सकता है? तो TRE फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी खड़े होने की स्थिति में सबसे ज़्यादा धकेलेगा। ठीक है, तो ये हम देखिए पृथ्वी पर डाला गया दबाव बल जो होता है आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुपात की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा
तो भार अधिक लगेगा, और जबकि लेटने की और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और व्यक्ति का भार समान रूप से वितरित हो जाता है, तो पृथ्वी पर भार कम लगता है। तो देखिए P इक्वल टू होता है क्या, F/A। तो देखिए आपका जैसे क्षेत्रफल अगर कम होगा तो आपका भार ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो ऐसा है इसमें, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और आपके बाद इसके बाद आपका आ गया केमिस्ट्री का, और फिर आपका जो बायो का है उसका पार्ट आएगा। और ये पूरी बुक आपकी मैंने बताया था कि इसकी आपका सोल्यूशन कराएंगे, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो एक बार चैनल पर विजिट जो कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके काम का ये। और इसमें जो मैंने PRT के प्रैक्टिसेस कराने स्टार्ट कर दिए, और वो भी लगभग होने वाले हैं, और PRT का भी है, और किरण का जैसे 2 मैंने कराए, किरण और आपका जो रुक्मणी पब्लिकेशन है, दोनों, ठीक है। और इसमें आपका जो जूनियर वाला सेक्शन है उसमें भी कराया है मैंने साइंस और मैथ्स का, ठीक है। तो एक बार चैनल विजिट कीजिए।